अज़ीज़ी नाज़रीन, आदाब। उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा उर्दू प्रोग्राम आओ उर्दू सीखे में हम आप सबका तहे दिल से खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। आज के सिलसिले को बढ़ाते हुए हम बराह रास्त अपने मौज़ू की तरफ आते हैं। जैसा कि हम कहते भी आए हैं और आप सब जानते भी हैं कि हम आपको मुख्तलिफ़ तरीक़े इख्तियार करके उर्दू लिखना और पढ़ना सिखाते हैं। उर्दू के अल्फाज का सही तलफ़्फ़ुज़, किस तरह से ख़े, शीन, ज़े इन सब हरफ़ों की आवाज़ आपको निकालनी है, या किस तरह से जिन अल्फाज में, जिन शब्दों में ऐसे हरफ़ों का इस्तेमाल होता है कि जिसका उच्चारण ज़रा मुश्किल है, वो तमाम चीज़ें हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो इस सिलसिले में हमने एक कदम और आगे ये बढ़ाया कि हमने उन कहानियों का इंतख़ाब किया या ऐसे मौज़ूआत, ऐसे टॉपिक्स लिए कि जिनके ज़रिए से आप ये भी सीख सकें कि हिंदी अल्फाज का मुतबादिल उर्दू लफ्ज़ क्या हैं। तो हमने एक कहानी का इंतख़ाब आज भी किया है जिसका शीर्षक या उन्वान है मुट्ठी भर दाने। अब ये देखिएगा कि आपका जो उन्वान है, इसमें जो पहला जो शब्द है उसी की उर्दू में किस तरह से उसको लिखा जाएगा, हम ये भी सिखाएंगे आपको। तो हमारा ये शीर्षक है मुट्ठी भर दाने। अब देखिए, ये जो मुट्ठी भर दाने हैं, यानी कोई चीज़ है, कुछ दाने हैं कि जिनको जब आप मुट्ठी में लेते हैं, तो यही इसका शीर्षक है आज का हमारा। तो अब देखिए कि किस तरह से उर्दू में मुट्ठी लिखा जाएगा। मीम प्लस टे प्लस दो चश्मी है प्लस छोटी ये, मुट्ठी। अब इसको हम इस पे टे पर तशदीद भी है और मीम पर पेशी। तो मीम शॉर्ट करेंगे, टे लेंगे, फिर दो चश्मी है इसमें जोड़ेंगे, इस तरह से छोटी ये, मुट्ठी। तो ये जो हमारा उन्वान ऊपर लिखा हुआ था, मैं एक बार फिर से इसको लिख देती हूँ। मुट्ठी भर दाने, ये देखिए, अब मुट्ठी भर दाने जो हैं, अब देखिए मुट्ठी हमने इस तरह से लिखा, फिर एक और आपने लफ्ज़ सीखा यहाँ पे भर। तो ये देखिए भे है, भे और प्लस रे। और हम पहले बता चुके हैं आपको कि भे जो है वो किस तरह से बनता है। मसलन ये इस तरह से बनेगा, बे और प्लस दो चश्मी है प्लस रे, भर। तो अब देखिए बे और हे को हमने जोड़ा, भे बन गया, फिर उसको रे ले गया, इस तरह से मुट्ठी भर। तो अब देखिए कि यहाँ पर लिखते हैं कि उर्दू में किस तरह से हम इस हेडिंग को लिखेंगे। तो मुट्ठी भर दाने, दाल अलिफ ज़बर दा, नून ये ज़बर ने, दाने, मुट्ठी भर दाने, ये हमारी हेडिंग है। आपने देखा कि हिंदी में लिखा हुआ है मुट्ठी भर दाने, इसी तरह से उर्दू में ये आपका आ गया मुट्ठी भर दाने। अब देखिए कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। वरुण ग्राम के राजा का एक पुत्र था। पुत्र बेटा, यानी एक गांव था, उसका एक राजा था और उसका जो है वरुण ग्राम के राजा का एक बेटा था। राजा ने उसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षा देने की इच्छा से एक ज्ञानी गुरु के आश्रम में शिक्षा हेतु भेज दिया। राजकुमार एक बहुत ही अच्छा शिष्य था। अब देखिए यहाँ पे एक राजा ने अपने बेटे को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा, इल्म, सर्वश्रेष्ठ सबसे ज्यादा आला। तो देखिए, यानी सर्वश्रेष्ठ का मतलब होता है आला।
और शिक्षा का मतलब इल्म, तालीम। ये देखिए तालीम। अब ये दो शब्दों के हिंदी के दो शब्द हैं, उसके लिए उर्दू में जो लफ्ज है आला तालीम, सर्वश्रेष्ठ शिक्षा। और आपको इसको लिखना भी सीखना है। देखिए इसमें अलिफ प्लस एन प्लस लाम प्लस छोटी ये और उसके ऊपर खड़ा जबर। खड़ा जबर आ की आवाज निकालता है, आला। इस तरह से ते प्लस एन प्लस लाम प्लस ये और प्लस मीम, तालीम। ते एन जबर ता, लाम ये जिरली, मीम साकिन, तालीम, आला तालीम। यानी एक राजा ने अपने बेटे को आला तालीम यानी अच्छी एजुकेशन, यानी उसे बेहतर सबसे अच्छी तालीम दिलाना चाहता था, ताकि उसका बेटा जो है वो बड़े होकर एक अच्छा इंसान बन सके। तो उसने राजकुमार को एक गुरु के आश्रम में भेजा। गुरु, ज्ञानी गुरु। ज्ञानी गुरु, गुरु किसे कहते हैं? उस्ताद। यानी उस्ताद भी कैसे थे कि बहुत उनके पास ज्ञान था, उनके पास बहुत इल्म था। तो गुरु के मानी होते हैं उस्ताद के, आप जानते ही हैं। और ज्ञानी मतलब बहुत इल्म रखने वाले थे, बहुत उनके पास बहुत नॉलेज थी, बहुत गहराई थी उनकी यहाँ। तो वहाँ उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया। राजकुमार एक बहुत ही अच्छा शिष्य था। शिष्य, शागिर्द। शागिर्द देख लीजिए किस तरह लिखा जाएगा। शीन अलिफ जबर शाह, गाफ रे गिर और दाल साकिब, शागिर्द। यानी ये जो राजकुमार था ये बहुत अच्छा शागिर्द बना। यानी बादशाह ने या राजा ने अपने बेटे को बेहतर से बेहतर तालीम दिलाने के लिए एक गुरु के पास भेजा, एक उस्ताद के पास भेजा, जिनके पास बहुत इल्म था और उनके यहाँ बहुत गहराई थी इल्म में, वो बहुत कुछ जानते थे। तो राजकुमार उनका बहुत अच्छा शागिर्द हुआ। गुरु प्रतिदिन रोजाना पास की एक नदी में अपने शिष्यों के साथ स्नान करने जाते थे। यानी अपने स्टूडेंट को लेके, छात्रों को लेके या अपने शिष्यों को लेकर, शागिर्दों को लेकर रोजाना वो नहाने के लिए जाते थे। एक दिन वृद्धा ने नदी किनारे तिलहन सूखने के लिए डाले थे। वृद्धा, बूढ़ी औरत। अब देख लीजिएगा कैसे लिखा जाएगा। यानी एक बूढ़ी औरत थी, उसने अपने दाने, कुछ भी दाने जो तिलहन के दाने थे, अब यहाँ पे नाम नहीं है कि किस चीज के, बस तिलहन के दाने, मूंगफली के भी हो सकते हैं, तिल के भी हो सकते हैं, कुछ भी। तो बहरहाल वो दाने उनके पास थे, जो बूढ़ी औरत थी, और वो उनको सूखने के लिए उन्होंने डाला था। स्नान के लिए जाते समय राजकुमार ने उन बीजों को देखा और एक मुट्ठी उठाकर खा लिया। अब ये हुआ कि जब लोग जा रहे थे नहाने के लिए, तो जाहिर सी बात है खाने की कोई चीज नजर आई, तो उसने देखा कि दाने जो हैं वो मजे के होंगे, जायकेदार होंगे, जाहिर सी बात है। तो उसने मुट्ठी भर उठा के उस राजकुमार ने खा लिए। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, वृद्धा ने राजकुमार को तिलहन खाते देखा पर चुप रही। उसने सोचा चलो ठीक है, एक चाहे बच्चा समझ लीजिए या स्टूडेंट समझ लीजिए, उसने कहा कि ठीक है जाने दो, खा लिया, उसने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन और फिर तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। अब क्या हुआ कि राजकुमार को जाहिर सी बात है वो मजेदार लगे होंगे, जायकेदार लगे होंगे दाने, तो वो उसने पहले दिन भी खाए, दूसरे दिन भी खाए, तीसरे दिन भी खाए। वृद्धा से सहा ना गया। अब क्या हुआ कि अब बूढ़ी औरत को बर्दाश्त नहीं हुआ, सहा नहीं गया। यानी उसको अब जाहिर सी बात है जब लगातार उसकी चीज खाई जा रही है तो वो कम हो जाएगी, तो उसको बहुत अब गुस्सा आ गया और गुरु के पास जाकर आपत्ति जताती हुई वह बोली। आपत्ति, आपत्ति किसे कहते हैं? ऐतराज। अब ज़ौद की आवाज ठीक निकालिएगा, ऐतराज। मैं बीच बीच में ये लफ्ज इसलिए लिखती हूँ कि आपको हिंदी शब्द का बदल, उसने भाई जाहिर सी बात है, आप किसी का खाना जब हम खा लेंगे या किसी की चीज उसकी बगैर इजाजत के ले लेंगे तो उसको एतराज तो होगा, वो आपत्ति तो करेगा ही। तो उसने गुरु के पास गई और उसने एतराज किया।
गुरुदेव, आपका एक शिष्य प्रतिदिन मेरी अनुमति के बिना, अनुमति इजाजत इजाजत, ठीक, इसका उच्चारण ठीक होना चाहिए, इजाजत। कभी भी जे की आवाज गलत नहीं निकलनी चाहिए। अनुमति यानी इजाजत। तो उसने कहा कि गुरुदेव, आपका एक शिष्य प्रतिदिन मेरी अनुमति के बिना तिलहन खाता है, आप कृपया उसे सबक सिखाएं। सही लफ्ज क्या होगा? सबक, सबक, सीन प्लस बे प्लस आप। यहाँ सिखाने का मकसद आपको इस वक्त यह है कि ये आवाज आपको आनी चाहिए। सबक, सीन बे और काफ, सीन जबर सा, बे काफ जबर बा, सबक यानी पाठ, लेसन। उन्होंने कहा कि आप इनको सबक सिखाएं, यानी यहाँ मुराद है कि आप इनको कुछ नसीहत दें कि बगैर इजाजत ये मेरी चीज क्यों खा रहे हैं। यहाँ मुराद ये किताब वाला सबक नहीं है, बल्कि इनको पाठ सिखाएं या इनको सबक सिखाएं। इसका मतलब ये है कि इनको आप कुछ नसीहत दीजिए। अच्छा गुरुदेव, आपका एक शिष्य प्रतिदिन मेरी अनुमति के बिना तिलहन खाता है, आप कृपया उसे सबक सिखाएं, यानी कुछ नसीहत दें उसको, जिससे भविष्य में वह दोबारा ऐसा ना करे। भविष्य क्या है? भविष्य का मतलब, भविष्य के लिए उर्दू में लफ्ज है मुस्तकबिल, फ्यूचर जिसको आप लोग कहते हैं। अब देखिए कैसे लिखा जाएगा, सीख लीजिए। मीम प्लस सीन प्लस ते प्लस काफ प्लस बे और प्लस लाम, मुस्तकबिल। इतने सारे हर्फ इसमें आए हैं। अब इसको हम कैसे मुख्तसर करेंगे? मीम को शॉर्ट किया, फिर सीन, फिर ते का शोशा, फिर काफ का शोशा, फिर बे का, फिर लाम ले जाएंगे। देखिए कितने सारे हर्फ शॉर्ट में, मीम सीन पेशमुज, ते के नुक्ते, काफ के नुक्ते, बे का नुक्ता, फिर नीचे जेर, इस पे जबर, मीम सीन पेशमुज, ते काफ जबर तक, मुस्तक बे लाम जेर बिल, मुस्तकबिल। तो भविष्य यानी मुस्तकबिल। तो उसने कहा कि आप इसको समझाइए, इसको नसीहत कीजिए कि ये आइंदा या मुस्तकबिल में ऐसा ना करे। अगले दिन दोबारा जब राजकुमार ने मुट्ठी भर तिलहन उठाया, अब राजकुमार को तो उसका कहते हैं ना जायका लग गया था जबान को, तो उसने फिर तिलहन उठाया और वो खाने वाला था। तब क्या हुआ? तो गुरु ने पीछे से जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। अब उस्ताद पहुंच गए और उसका हाथ पकड़ लिया। क्या होगा बताइए, क्या हो सकता है? नतीजा बताइए भाई। एक ये छोड़ दीजिए, गुरु और शिष्य छोड़ दीजिए, आप देखिए कि एक शख्स कोई चीज खा रहा है और उसे खाते से इंसान रोक दे तो क्या होगा? गुस्सा आएगा बहुत तेज। तो यही हुआ। अगले दिन दोबारा जब राजकुमार ने मुट्ठी भर तिलहन उठाया तो गुरु ने पीछे से जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और छड़ी से उसकी पिटाई कर दी। अब गुरु ने तो जाहिर सी बात है, वो उस्ताद है तो वो तो आपको नसीहत देगा ही। और होता यही है कि जब उस्ताद पिटाई करे या डांट दे तो स्टूडेंट को उस वक्त बहुत गुस्सा आता है। लेकिन उसके बाद दोनों का क्योंकि बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है, तो वो बाद में बताएंगे कि कैसा रिश्ता होता है। पहले कहानी, वरना तो लफ्ज भी छूट जाएंगे और कहानी भी छूट जाएगी। तो गुरु ने उनका हाथ पकड़ा और उनकी पिटाई कर दी। वृद्धा इसकी प्रत्यक्षदर्शी थी। प्रत्यक्षदर्शी यानी वो देख रही थी, चश्मदीद गवाह उसके लिए आता है लफ्ज, कि वो देख रही थी, चश्मदीद थी यानी वो अपनी आंखों से देख रही थी कि गुरु ने अपने शागिर्द को पीट कर उसको नसीहत देनी चाहिए कि देखो ये गलत काम है कि बगैर इजाजत के तुम किसी की कोई चीज लेकर खा रहे हो। अच्छा, अब उसका नतीजा क्या हुआ? राजकुमार ने इसे अपना अपमान समझा। अपमान, बेइज्जती, बेइज्जती। लिखा कैसे जाएगा ये देखिए, और जे का उच्चारण आपका सही होना चाहिए, बेइज्जती। तो राजकुमार को बड़ा गुस्सा आया कि भाई सबके सामने जो है या उस बुढ़िया के सामने जो है मुझे जो है टीचर ने या मेरे उस्ताद ने, गुरु ने मारा मुझे। तो वो बिना कुछ बोले, यानी राजकुमार जो है बिना कुछ बोले आश्रम लौट गया। पर इस घटना से बदला लेने की गहरी भावना, जज्बा,
गहरी भावना का बीजारोपण राजकुमार के मन में हो गया था। यानी अब उस्ताद से उसे कहीं ना कहीं बहुत शदीद किस्म की दुश्मनी पैदा हो गई थी। उसको ये लगता था कि उस्ताद ने मुझे जो है सबके सामने मारा है, तो उसके दिल में बदला लेने का एक जज्बा उस्ताद से पैदा हो गया। कई वर्ष बाद शिक्षा पूरी होने पर, यानी उस वक्त तो उसने कुछ नहीं कहा, कई वर्ष बाद शिक्षा पूरी होने पर वह अपने घर वापस लौट गया। अब कई सालों तक वो पढ़ता रहा उस्ताद के पास। पहले ऐसे होता था, पहले ये जैसे आज हम लोगों में स्कूल में एक क्लास के बाद दूसरी क्लास होती है, तो वहाँ सालों जो हैं वो जो शागिर्द थे या तालिब इल्म थे अपने उस्ताद के साथ रहते थे, और कई सालों बाद जब उनकी तालीम पूरी हो जाती थी वो लोग अपने घरों को लौट जाते थे। तो इस लड़के ने भी यही किया कि उस वक्त तो खामोश रहा, लेकिन कहीं ना कहीं इसके दिल में ये बात घर कर गई कि मुझे अपने उस्ताद से बदला लेना है। समय के अंतराल में राजकुमार वाराणसी का राजा बना। समय, वक्त, समय के लिए लफ्ज़ है उर्दू में वक्त। यानी जब काफी टाइम गुजर गया तो राजकुमार जो है वो राजा बना। इतने समय के बाद भी वह गुरु द्वारा दी गई सजा को नहीं भूल पाया था। यानी वो खुद भी राजा बन गया अपने बाप की जगह पर। जब वो गद्दी पर बैठा तब भी उसके दिमाग में ये बात थी कि उस्ताद ने मुझे उस दिन सबके सामने पीटा था या मारा था। अपने गुरु से बदला लेने का यही उपयुक्त समय है। उपयुक्त, सही। यानी उसने सोचा कि अब मैं राजा बन गया हूं, तो अब तो मैं अपने उस्ताद को कुछ भी कर सकता हूं। तो उसने कहा अब ठीक वक्त आया है, बिल्कुल सही वक्त आया है कि मैं अपने उस्ताद से बदला लूं अपनी बेइज्जती का। अच्छा, ऐसा सोचकर कठोर दंड देने के लिए गुरु को उसने अपने महल में बुला भेजा। कठोर, सख्त, दंड, सजा, यानी सख्त सजा। ये देखिए, सख्त का तलफ़ुज़ और सजा का तलफ़ुज़ आपका ठीक होना चाहिए। तो सीन प्लस फे प्लस ते, सख्त, और सजा के लिए सीन प्लस जे प्लस अलिफ, सजा। तो देखिए ये सख्त और उसके बाद इधर सजा, ये तलफ़ुज़ का ध्यान रखिएगा, सख्त सजा। तो अब हुआ ये कि उसने अपने उस्ताद को सख्त सजा देने के लिए अपने महल में बुला भेजा। राजा का दूत गुरु को बुलाने गया, पर गुरु ने ये कहकर उसे वापस भेजा, राजकुमार अभी युवक हैं, जब वह प्रौढ़ावस्था में पहुंचेंगे तब मैं उनसे मिलूंगा, अभी मैं उन्हें समझा नहीं पाऊंगा। तो राजा ने कहा कि मैं उनको बुला के लाऊं मेरे गुरु को, और मैं उनको, उसने सोचा कि मैं उनको इस वक्त सज़ा दूंगा जब उन्होंने मुझे उस वक्त मारा था, मेरी बेइज्जती की थी। तो उन्होंने अपने मैसेंजर को कहा कि भाई जाओ बुला के लाओ। तो वो उनका दूत जो है वो गया गुरु को बुलाने के लिए, लेकिन गुरु ने कहा कि अभी वो नौजवान हैं, अभी मैं उनसे नहीं मिलूंगा, अभी मैं उन्हें समझा नहीं पाऊंगा। कई वर्षों बाद एक दिन गुरु वाराणसी आए। फिर ये हुआ कि जब काफ़ी टाइम गुजर गया और राजा उम्र दराज हो गया, यानी राजा जो है मैच्योर्ड इनफ हो गया, यानी 45 से 60 की उम्र में पहुंच गया, तब राजा ने उन्हें बुलाया। नौजवानी में भी राजा का क्रोध कम नहीं हुआ था और बाद में भी उसका क्रोध कम नहीं हुआ। यानी जब वो थोड़ा मैच्योर्ड एज में पहुंच गया, यानी उस टाइम जब उसकी उम्र ज़्यादा हो गई, तब भी उसका गुस्सा अपने उस्ताद के लिए कम नहीं हुआ। जबकि उस्ताद ने सोचा ये था कि जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यानी ये जब 50 से 60 की उम्र में आ जाएगा, आप एक अंदाज़ा कर लीजिए उस तरह से, जब ये समझदार हो जाएगा तब मैं इससे बात करूँगा। अच्छा, पर राजा का गुस्सा कम नहीं था। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को व्यंग पूर्वक सुनाते हुए कहा, मुख्यमंत्री, वजीर आला, मुख्यमंत्री,
यानी जो उनका मंत्री था, जो उनका वजीर था, जो वजीर आला था, उसको उन्होंने कहा और तंजिया कहा, व्यंग पूर्वक तंजिया। तंजिया देखिए यानी तंज करते हुए, तंजिया। और इसमें कितने हर्फ आए? तोए प्लस नून प्लस जे प्लस ये और ये है, तंजिया। तो इस तरह से उसने तंज किया, अपने मंत्री से कहा, उसको सुनाते हुए, मेरा गुरु, ये महान व्यक्ति, उसने कहा ये मेरा उस्ताद है, ये बहुत अजीम शख्स है, महान व्यक्ति, बहुत अजीम शख्स है। अच्छा, मेरे हाथों मरने के लिए यहाँ आया है, इसकी मार का दर्द अभी तक मेरी पीठ में है। अब देखिए, मुट्ठी भर तिलहन के लिए अपना अपमान, वह घटना मैं भूला नहीं हूँ और ना ही मैं इसे क्षमा करूंगा, कहा मैं इसको माफ नहीं करूंगा। ये कहते हुए राजा ने अपनी तलवार खींची। अब गुरु को वो जान से मारना चाहता था। गुरु भली भांति ये समझ रहे थे कि यदि राजा सिंहासन से उठे तो क्या होगा, उसे पता था कि राजा तख्त से उठेगा तो क्या होगा। फिर भी निर्भीक, शांतिपूर्वक उन्होंने कहा, लेकिन गुरु जो है वो डरे नहीं, निर्भीक, बेखौफ, शांतिपूर्वक, बड़े सुकून से उन्होंने कहा, वत्स, एक बात याद रखना, गुरु यदि शिष्य को अनुशासित करने के लिए, अनुशासित डिसिप्लिन यानी अपने शागिर्द को अगर तमीज और तहजीब सिखानी है, सलीका सिखाना है, तो गुरु जो है सख्त तो हो गई, उसे सजा भी देगा, तो वह दुश्मनी नहीं है। यदि मैंने उस दिन तुम्हें अनुशासित नहीं किया होता तो संभव है छोटी चोरी बड़ी डकैती बन जाती। समझ में आ रहा है राजेश? जी मैम। क्या समझ में आ रहा है? कि अगर गुरु ने, बताइए, गुरु ने उनको सजा नहीं दी होती, जब वो बगैर पूछे किसी की चीज उठाकर खा रहे थे, तो ये चोरी तो थी ही। तो आगे चल के क्या नतीजा होता अगर उनको नहीं बताया जाता कि ये गलत बात है? डकैती में बदल जाती, डकैती में बदलती, और जो बादशाह बना वो लड़का, वो बादशाह नहीं बन पाता, उसकी जिंदगी खराब हो जाती। तो उसने कहा, उस्ताद ने कहा कि अगर मैं तुम्हें उस वक्त नहीं डांटता या नहीं मारता या तुम्हें ये नहीं एहसास दिलाता कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है, तो तुम आज राजा नहीं होते, तब आप राजा ना होकर परिवार के लिए श्राप होते। भाई जाहिर सी बात है, आपके वालिद भी ये समझते कि भाई ये कौन सी बद्दुआ हमें मिल गई, श्राप, बद्दुआ। ईमानदारी से बताएं, क्या आपको सजा से लाभ नहीं हुआ? देखिए उस्ताद का सवाल। उसने कहा कि सच सच बताओ, तुम्हें इस सजा से फायदा तो हुआ? दरबार में उपस्थित मंत्रियों ने गुरु से सहमत होते हुए राजा से कहा, उपस्थित, हाजिर, यानी जो मौजूद थे, यानी मौजूद, उपस्थित कहते हैं मौजूद, सहमत, इत्तेफाक करते हुए, मुत्तफिक होते हुए, सहमत कहते हैं मुत्तफिक। मुत्तफिक यानी एग्री होना। जो दरबारी थे वो इस बात से मुत्तफिक हुए गुरु की कि अगर गुरु ने शिष्य को सजा न दी होती तो उस सजा के ना मिलने की वजह से उस शागिर्द की जिंदगी खराब हो गई होती। सबने कहा, महाराज, आपकी प्रतिष्ठा और गौरव आपके गुरु के ही कारण है कि आज जो आपको इज्जत मिली है, आज जो आपका मान सम्मान है, वो आपके गुरु की ही वजह से है। ये राज सिंहासन भी उन्हीं के कारण मिला है, उन्हीं की वजह से मिला है। राजा को अचानक संबुद्धि आ गई, यानी उसको अब अक्ल आ गई। उन्होंने अपनी भूल का एहसास करते हुए कहा कि मैं गलत था। अब उन्होंने क्या किया, अपने गुरु के गुणों को याद करते हुए राजा ने कहा, फिर उसने अपने गुरु की खूबियों को याद किया और कहा, आदरणीय गुरुदेव, आदरणीय, अंग्रेजी में बता दीजिए भाई, अगर आप लफ्जी मतलब लें तो रेस्पेक्टेड, या फिर अगर आप उर्दू में कहेंगे तो आप कहेंगे जनाब भी कह सकते हैं, आप उसके लिए इज्जत माब भी कह सकते हैं, कोई भी लफ्ज आप ला सकते हैं। तो उसने कहा कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ
मुझे क्षमा कर दें, मुझे माफ़ कर दें, मैं अपना साम्राज्य यानी अपना जो कुछ भी मेरा राजकाज है वो सब, अपनी प्रतिष्ठा सब आपको देता हूँ, कृपया राज सिंहासन स्वीकारें। अब देखिए, अब उसको क्योंकि गुरु ने इतना वक्त दिया उसको कि वो अपनी अक्ल से काम ले सके। अगर एकदम नौजवान बादशाह के ज़माने में वो आते तो वो उसके गुस्से को शांत नहीं कर पाते, और वो इनकी बात को समझता भी नहीं। उसको यही लगता कि गुरु ने मुझे अपमानित किया था तो अब तो मुझे इनको सज़ा दे देनी है। लेकिन गुरु इतने समझदार थे कि वो ऐसे वक्त पे आए कि जब बादशाह खुद समझदारी की उम्र में था। तो उन्होंने कहा कि जब वो उसने कहा कि भाई आप मेरा सब कुछ ले लीजिए, अब मुझे समझ में आया कि आपने मुझे नसीहत क्यों की थी। तो गुरु ने कहा, हालांकि गुरु ने नम्रता पूर्वक बड़ी नरमी से, बड़ी कहते ना कि मुलायमियत के साथ राजा का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। प्रस्ताव तजवीज़ अस्वीकार कर दिया, यानी मना कर दिया कि नहीं। राजा ने गुरु को अपना राजपुरोहित बनाकर उनकी मार्गदर्शन रहनुमाई, लेकिन फिर भी राजा ने उनको एक बड़ा ओहदा दिया और उनकी रहनुमाई में, मार्गदर्शन में उनके, राजा ने गुरु को अपना राजपुरोहित बनाकर उनके मार्गदर्शन में दान और धर्म पूर्वक शासन चलाया। शासन, हुकूमत। अब यहाँ सवाल ये है कि आपने इतने मुतबादिल सीखे, इसकी बार बार मश्क कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। हिंदी लफ्ज़ जो मैंने बोला है, हिंदी शब्द जो बोला है उसको सुनिएगा, और फिर जो मैंने यहाँ लिखा है उसको सुनिएगा, उसको देखिएगा, पढ़िएगा और उसको कई बार लिखिएगा। लेकिन यहाँ मुझे एक चीज़ बता दीजिए, एक सवाल आप लोगों से सिर्फ ये है कि क्या गुरु और शिष्य का रिश्ता जो है, या उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता जो है, वहाँ कहीं दुश्मनी का सवाल आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ठीक जवाब है। क्योंकि देखिए, उस्ताद, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, ये बात हम सब के लिए है और ये हम सब पर लागू होती है कि उस्ताद हमेशा अपने शागिर्द को सवार कर, तराश कर एक अच्छा इंसान बनाना चाहता है। उसके व्यक्तित्व को वो, जैसे कहने एक दोहा भी है कि गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है। गुरु जो है वो कुम्हार की तरह से होता है, और शिष्य जो है वो कच्ची मिट्टी का जो घड़ा होता है, जिसे कुम्हार जिसको एक शेप देता है। तो गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है। गड़ी गड़ी काढ़े खोट, ठक 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 करके वो उसको कहीं ना कहीं उसकी कमियां निकालता रहता है। गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सराही दे। अंदर से देखा होगा आपने, जब मिट्टी का बर्तन बनता है तो ऐसे करता है कुम्हार। बाहर मारी चोट, बाहर से उसको एक शक्ल देने के लिए कहीं ना कहीं उस पर चोट भी मारता है। तो गुरु इसी तरह से है। जब शागिर्द उसके पास जाता है, उस्ताद के पास, तो शागिर्द जो है वो उसी एक कच्ची मिट्टी की तरह से होता है, जिसको वो संवार के उसकी शख्सियत को बहुत अहम बनाता है। आप देखिए कि पेरेंट्स के बाद आपकी जितनी तरबियत होती है या हमारी जितनी तरबियत होती है, वो हमारे असातिज़ा या हमारे गुरु ही करते हैं। और वो अगर हमें डांटते भी हैं तो डांटने के बाद भूल जाते हैं। किसी टीचर को कभी याद नहीं रहता कि उसने अपने शागिर्द को डांटा था और क्यों डांटा था, या शागिर्द ने बदतमीज़ी की थी तो उसकी बदतमीज़ी याद रह जाए, कुछ नहीं। उसको क्या करना होता है, उसको अपने शागिर्द को संवारना है, उसकी शख्सियत को एक बेहतर इंसान बनाना है। तो वो लगातार उसको डांटता भी है, उसकी पिटाई भी कर देता है, कभी कभी उसको बहुत, कहते हैं ना कि इतनी सख्त बातें कह देता है कि शागिर्द जो है वो खफा भी हो जाते हैं। लेकिन देखिए, शागिर्द का भी मामला ये है कि कुछ दिन बाद वो भी ये तमाम कड़वाहट भूल जाते हैं। और इस सबक को पढ़ाने का मकसद भी यहाँ यही है कि देखिए, राजा को थोड़ा वक्त तो लगा भूलने में, कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन बाद में उसने भी रियलाइज़ किया, ये समझा कि किस तरह से कोई भी उस्ताद जो है वो कभी भी किसी शागिर्द को किसी बुराई की वजह से अगर डांटता है तो वो उसकी बेहतराई के लिए होता है। तो मेरे ख्याल से कभी कभी मैं भी अगर आपको डांटूं तो आप यही सोचिएगा कि आपको उर्दू सिखाने के लिए मैंने ये बातें कही हैं कि भाई बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार इन शब्दों को, इन अल्फाज को याद करिए कि जो हिंदी के मुतबादिल हैं हमारे यहाँ उर्दू में। जब आपके पास बहुत सारे अल्फाज इकट्ठा हो जाएंगे तो आप जब उन सबको याद कर लेंगे तो आप बेहतर तरीके से उर्दू लिख और पढ़ पाएंगे। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए।
आप सबका बेहद शुक्रिया।